अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 876वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क की जो इकनॉमी है, इकनॉमी मतलब जो मईशत है, आपको पता होना चाहिए पिछले 5 साल के अंदर मुल्क की सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों कारखाने वो बंद हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे वीडियोकॉन, उसके ऊपर 90,000 करोड़ रुपयों का कर्ज हो चुका है, कंपनी डूब चुकी है। एसआर ग्रुप किसे कहते हैं, उसके अंडर में ये जो पूरा जी नेटवर्क है, उसके अलावा और कुछ कंपनियां आती है, वो पूरा क्या पूरा बर्बाद हो चुका है। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये तो सब आपके सामने मिसालें हैं जो मुल्क के बैंकों को हज़ारों करोड़ का चूना लगाकर मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। उसके अलावा मेरे मोहतरम दोस्तों, पिछले हफ्ते एक ऐसा हादसा, एक ऐसी कंपनी जिसके बंद हो जाने की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग वो एक झटके में बेरोज़गार हो गए, और वो है जेट एयरवेज़। जेट एयरवेज़ हिंदुस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, जिसके अंदर 22,000 जो उसके परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे वो, और उसके अलावा वो दीगर लोग, ट्रॉली खींचने वाले, साफ़ सफाई करने वाले जो वेंडर्स थे उसके, वो तकरीबन 80,000 के करीब, यानी 1 लाख लोग ऐसे हैं। जेट एयरवेज़ कंपनी ने अचानक में ऐलान किया कि रात में 10:30 बजे वाली फ़्लाइट हमारी आखिरी फ़्लाइट रहेगी, उसके बाद हम अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। और पता चला कि पिछले 3 से 4 महीने से उनके एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी नहीं मिली हुई है, और झटके में कंपनी बंद हो गई, और ये बेचारे 1 लाख लोग जो थे वो रोड पे और रास्ते के ऊपर आ गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप अगर मुल्क का जो रिकॉर्ड देखेंगे पिछले चंद सालों का, आपको खुद मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियां वो बंद हो चुकी है या बंद होने के दहाने पर है, दिवालिया हो चुकी है कर्ज बाजारी की वजह से। बैंकों का हज़ारों करोड़ का उनके ऊपर लोन हो चुका है। और उसी लिस्ट के अंदर एक और नाम मैं भूल गया था, अनिल अंबानी। वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ था, दोनों भाइयों के हिस्से में हज़ारों करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टीज़ आई थी, जहाँ पे मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन, और उसका पूरा का पूरा ग्रुप आया था। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, वही अनिल अंबानी कर्ज बाजारी की वजह से आज 1 लाख ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपयों के मकरूज़ हो चुके हैं। मतलब कर्ज़ा तो 2 लाख करोड़ के करीब है, लेकिन इनकी अपनी जो मुड़ी है वो सब अगर बेच दी जाए तो उसके बावजूद भी इतना बैंकों का बाकी रहता है। और नौबत यहाँ पर पहुँची थी कि पिछले तकरीबन 15-20 दिन पहले आप जेल की सलाखों के पीछे पीछे जाते हुए बच गए। क्यों? एरिक्सन कंपनी को अर्जेंटली 580 करोड़ रुपयों का भुगतान करना था, आपकी उतनी भी कैपेसिटी नहीं बची, तो बड़े भाई मुकेश अंबानी आगे आए और उन्होंने वो भुगतान किया और छोटे भाई को जेल जाने से बचा लिया। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे मुस्तकिल एक सबक देने वाला हूँ। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये कि जेट एयरवेज़ जो अचानक में बंद हो गई, और इसके बंद होने की वजह से लाखों लोग जो कंपनी से जुड़े हुए थे, एक तो कंपनी के एम्प्लॉइज़, वेंडर्स, उनके अलावा वो सारे लोग, टैक्सी वाले, ड्राइवर्स, और उसके अतराफ़ में जो खाने पीने का कारोबार करने वाले, वो सारे क्या सारे लोग जो है बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं। कंपनी का शेयर पिछले 1 साल के अंदर 85% डाउन हो चुका है। और इंशाअल्लाह आज के सबक में मैं आपको बताऊंगा जेट एयरवेज़ की बुनियाद कैसे पड़ी, जेट एयरवेज़ का उरूज और जेट एयरवेज़ का ज़वाल कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है 1991। हमारे मुल्क की जो इकनॉमी है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। पीवी नरसिम्हा राव मुल्क के वज़ीर आज़म बने,
तो मुल्क को कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल रहा था जो मुल्क की कमान को, बागडोर को संभाल सके। मनमोहन सिंह उस ज़माने के अंदर इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा हायर एजुकेटेड पर्सन, उनको जब मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए पेशकश की गई, उन्होंने कहा मैं एक शर्त पर मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा कि जो भी मैं चेंजेस लाऊंगा, इस्लाहात लेकर आऊँगा, उसके अंदर किसी ने भी मुदाखलत नहीं करना चाहिए। उनको कंप्लीटली फ्रीडम दिया गया। और जब मनमोहन सिंह मुल्क के वज़ीर मईशत बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो सबसे पहला काम, इसलिए कि उस वक्त की कंडीशन ऐसी थी कि हमारे मुल्क के ख़जाने में सिर्फ $1 बिलियन बाकी रह गए थे। मुल्क की हालत ये हो गई थी कि अगर मनमोहन सिंह का सहारा नहीं मिलता तो हमारी करेंसी और नेपाल की करेंसी में फ़र्क नहीं रहता था। हम दुनिया के पिछड़े हुए और गरीब मुल्कों की फहरिस्त के अंदर एकदम नीचे से नीचे जा चुके होते थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने उस वक्त में आकर सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर लाइबरलाइज्ड इकोनॉमी कर दी। मतलब ये है कि दुनिया के सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, मुल्कों के लिए, फाइनेंस करने वालों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वो सारी हुदूदें ख़त्म कर दी। उन्होंने इंडिया के दरवाजे खोल दिए। जो ग्लोबल इकोनॉमी जिसे कहते हैं, उसके लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करने के बाद इनवाइट किया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, दुनिया के बड़े बड़े पैसा लगाने वालों को, आइए, इंडिया आपका मोस्ट वेलकम करता है। इंडिया में आकर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ कायम कीजिए, इंडिया में आकर आप जो है अपनी फैक्ट्रीज़ लगाइए, इंडिया में आकर आप अपने कंपनियों की बुनियाद रखिए, इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट्स बेचिए। और उसके लिए रूल तय किए गए कि भाई इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है और इंडियंस जो है, उनके साथ में वो लोग कोलैबोरेशन करके 51 और 49% का जो कोलैबोरेशन है, उसके साथ में ये लोग इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर ये जो जगह जगह गांव बस्ती में MIDC हमको नज़र आती है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। ये गुजरात के अंदर जगह जगह पर जो GIDC नज़र आती है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। और जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो जगह जगह पे फार्मेसी और दवाओं की कंपनियां बनी हुई है, उत्तराखंड के अंदर फार्मेसी और दवाओं की जो कंपनियां बनी हुई है, हरियाणा, गुड़गांव, ये पूरे इलाकों के अंदर वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है। और होंडा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बना रही है, और टोयोटा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बना रही है। और इसी तरीके से मर्सिडीज़ ने जो है तड़ेगांव के अंदर अपना पूरा प्लांट डाल दिया है। और इसी तरीके से आज हमारे मुल्क के अंदर ये जितनी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी वजह से आज हमारे देश के तकरीबन 25 से 30 करोड़ नौजवानों को नया रोज़गार मिला, नए धंधे मिले, नए कारोबार मिले, इन सब की जो बुनियाद है, ये मनमोहन सिंह की वो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ है। अब आगे आपको सुनकर हैरत होंगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वज़ीर आज़म बने, उस वक्त में भी उन्होंने मनमोहन सिंह की वो सारी इक़्तिसादी जो पॉलिसियाँ थी, उसको उसी तरीके से कायम और दायम रखा और कहा इसमें किसी भी किस्म की छेड़छाड़ मत करो। यहाँ तक कि बहुत सारी जो नई नई पॉलिसीज़ आती थी, उसके लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी वो मनमोहन सिंह से मशवरा किया करते थे। इसलिए कि हमारे देश के अंदर आज जो मुझे और आपको खुशहाली नज़र आ रही है, ये धंधे, ये कारोबार, ये IT इंडस्ट्रीज़ का जो जाल फैला हुआ है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी अपने अपने प्लांट इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, ये सब मनमोहन सिंह की उन्हीं पॉलिसीज़ का नतीजा है। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब मनमोहन सिंह मुल्क के वज़ीर आज़म बने, तो उनका जो 10 साल का पीरियड था, वो हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर। जितनी तरक्की इंडिया ने उन 10 सालों के अंदर की, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुल्क का पूरा नक्शा बदल गया। और अगर बात के 5 साल मनमोहन सिंह को मिलते थे, तो मैं समझता हूँ वो भले इंडिया को चाइना नहीं बनाते थे, लेकिन चाइना से कम भी नहीं बनाते थे। नक्शा ही कुछ और होता था हमारे मुल्क का, लेकिन हमारा ईमान है वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। बहरहाल
उसी ज़माने के अंदर जब मनमोहन सिंह ने ये सारी पॉलिसीज़ को इख्तियार किया तो नरेश गोयल जो जेट एयरवेज़ के बानी थे, उन्होंने 1993-94 के पीरियड में बाहर के जो फाइनेंसर्स है और इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को अपने साथ में लेकर एक जहाज़ से जेट एयरवेज़ की बुनियाद रखी। और उसके बाद तरक्की करते करते एक वक्त ऐसा आया कि जब एयर सहारा वो बिकने के लिए आई तो जेट एयरवेज़ ने उसको ख़रीद लिया। फिर जेट एयरवेज़ का जो उरूज था वो यहाँ तक पहुँचा कि इत्तेहाद एयरवेज़ ने तकरीबन 24% शेयर्स वो जेट एयरवेज़ के ख़रीद लिए और जेट एयरवेज़ के साथ में वो पार्टनर बन गया। ऐसा उरूज का ज़माना। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो ज़वाल वो सिर्फ़ इस वजह से आया कि नरेश गोयल वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते थे। उनके कंपनी में बड़े बड़े एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट होते थे। वो उनको मशवरा देते थे कि सर, अभी दुनिया के हालात बदल चुके हैं। पहले इंडिया के अंदर एक दो कंपनियां होती थी जो सर्विसेज देती थी। आज हर हर सिटी के अंदर ये नई नई कंपनियां, स्पाइस जेट, इंडिगो, डेक्कन एयरवेज़ और इसी तरीके से कई कंपनियां आज आ चुकी है। मगर नरेश गोयल ना अपना स्टेटस कम करने के लिए तैयार थे, ना अपने टिकट के रेट्स कम करने के लिए तैयार थे, कुछ भी नहीं थे। और जब उन्होंने अपने आप को हालात के एतबार से चेंज नहीं किया, उनके एटीट्यूड के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई, तो आज मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरी कंपनी जो कोलैप्स हुई है, बंद हुई है, शटडाउन हुई है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ अकेला फ़र्द है जिनको नरेश गोयल कहा जाता है। अब उसके बाद में आप आइए, एक दूसरी एयरलाइन कंपनी की मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, एयर एशिया। आप लोगों ने नाम सुने होंगे। एयर एशिया की बुनियाद भी सेम टू सेम 93-94 के पीरियड में रखी गई। उसके जो बानी थे उसमें दो मुसलमान हैं, एक कमरुद्दीन है, एक रियाद है और तीसरे जो है एक क्रिश्चियन है, उनका नाम टॉम फर्नांडीज़ है। तीनों ने मिलकर उसकी बुनियाद रखी। एयर एशिया की जो बुनियाद रखी गई वो इस बुनियाद पर कि जो गरीब आदमी है उसको लगता है कि भाई मैं प्लेन से सफ़र नहीं कर सकता हूँ, तो हमको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है कि गरीब से गरीब आदमी भी वो प्लेन का सफ़र कर सके। इसीलिए एयर एशिया का जो टैग लाइन है वो है नाउ एवरीवन कैन फ्लाई। अब हर आदमी जो है वो प्लेन से सफ़र कर सकता है, ये उनका टैग लाइन है। उन्होंने क्या किए, मार्केट को जब देखा, हालात को जब देखा, तो एयर एशिया ने अपने रेट्स इतने ज़्यादा लो कर दिए, लो प्राइसेस, कि कोई भी आदमी उनके फ़्लाइट का टिकट ख़रीद के सफ़र कर सकता है। अच्छा, उसके लिए उन्होंने चेंजेस क्या किए, उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को बिल्कुल एयर बस की तरह से बनाया, जैसे हमारी लग्जरी बसेस होती है। उसके अंदर आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कोई सर्विसेज नहीं मिलेंगी। आप उसके अंदर बैठिए और बस अपना सफ़र मुकम्मल कीजिए। आपको उसमें खाना नहीं मिलेगा, आपको उसके में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप पैसे देकर ख़रीद सकते हैं। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक साथ दो कंपनियों की बुनियाद पड़ी, एयर एशिया की भी और जेट एयरवेज़ की भी। जेट एयरवेज़ का डब्बा गुल हो चुका है और वहीं पे एयर एशिया का हाल ये है कि एयर एशिया वर्ल्ड के 157 मुल्कों में अपनी सर्विसेज दे रही है। 157 मुल्कों के अंदर रोज़ाना उनकी फ़्लाइट्स उड़ रही है। लाखों लोग उनकी फ़्लाइट्स के अंदर सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हालात को समझा और हालात के एतबार से अपने आप को झुकाया, उनका जो एटीट्यूड था। इसीलिए आप देखेंगे एयर एशिया के अंदर उनका अपना खुद का, कुआलालंपुर के अंदर खुद का एयरपोर्ट है, अलग एयरपोर्ट। उन्होंने अपना एयरपोर्ट अलग बनाया हुआ है, उसका नाम ही है एयर एशिया एयरपोर्ट। एयर एशिया वालों का आज अपना खुद का एयरपोर्ट है। वहाँ पे जितनी भी फ़्लाइट्स आपको नज़र आएंगी वो सिर्फ एयर एशिया की होंगी। 157 मुल्कों में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनके अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। उन्होंने अपने आप को डाउन टू अर्थ लाकर हालात के एतबार से, वक्त के एतबार से अपने आप को बदला। तो ये दोनों वाक़ियात में हमको एक सबक मिलता है कि ज़माना चाहे कोई भी हो, लेकिन जो लोग अपना एटीट्यूड नहीं बदलते, जिनके अंदर घमंड, अकड़, बड़ापन,
मैं क्यों झुकूंगा, तो वो लोग हमेशा टूट जाते हैं। और जो मुतवाज़े होते हैं, हालात के एतबार से अपने आप को बदलते हैं, उनके मिजाज में नरमी होती है, उनके मिजाज में खाकसारी होती है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी गिरने नहीं देता। तो जेट एयरवेज़ का ज़वाल और एयर एशिया का उरूज, अल्लाह से दुआ करूँगा इसके अंदर जो सबक छुपा हुआ है अल्लाह मुझे और आपको समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।